हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कोई एक भाषा लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है ना। तो अब आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो कोई भी भाषा है वो किसी भी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा सभी, तीसरा सीमित या फिर 1। तो आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। कोई भी भाषा है वो किसी भी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। तो कितनी लिपियों में लिखी जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी भाषा है वो किसी भी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है, थोड़ा सा जो है उसमें फेर बदल करके, है ना, लिख सकते हैं हम उसको। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कैसे हो, है ना, तो आपने लिखा कैसे हो, है ना। एक तो ये हो गया आपका कैसे हो, है ना। अब ये हो गया आपका देवनागरी लिपि में। और आपने जब आप फोन में लिखते हो व्हाट्सएप पर तो आप लिखते हो कैसे हो, है ना। तो ये देखो, मतलब तो है यही है ना, पूछ तो आप यही रहे हो कैसे हो, लेकिन लिखा कैसे आपने, रोमन लिपि में लिखा। तो कोई भी भाषा है वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है पर थोड़े से फेरबदल करके, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये होगा सभी, कि मतलब सभी होगा ना। 3, सीमित, 1 तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है ना, तो सभी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। अब जो भाषा की कक्षा है तो एक शिक्षक जो है वो बच्चे से क्या उम्मीदें रखता है। पहला, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, तो ये तो गलत है। अगर टीचर ऐसा सोचता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग ही ना करें तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि बच्चे को तो उसकी मातृभाषा के प्रयोग के अवसर देने चाहिए, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, है ना। तीसरा, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका, है ना। तो आप सोचिए जरा कि जब भाषा की कक्षा है उसमें शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा जो है सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, है ना। कि बस ये नहीं है कि जो उसने पढ़ा बस उतना ही बता दिया, है ना, बंधे बंधाए जवाब नहीं देना चाहिए उसको। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बंधे बंधाए जवाब ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। जो आपका हिंदी है उसमें विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है बेटा। विज्ञान विषय की गहराई को जानना इसलिए पढ़ाया जाता है, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाना इसलिए जाना जाता है, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझाना, या फिर विज्ञान की भाषा को समझना। अब आप बताइए इसमें कि कौन सा, इन चारों ऑप्शंस में देखो बेटा, आपको पता ऑप्शन में ही आंसर एकदम छुपा हुआ होता है। देखो पहला जो है ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा क्रियाकलाप उचित है ना। पहला, अपनी भाषा में 5 शब्द बोलो। अच्छा एक बात बताओ, भाषा की कक्षा है, बहुभाषिक भाषा की कक्षा है। अब आपकी क्लास में अनेक भाषाओं को बोलने वाले बच्चे बैठे, मतलब किसी, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, है ना। हर भाषा को बोलने वाले बच्चे हैं, है ना, अलग अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे हैं, तभी तो कहेंगे उसे कि ये बहुभाषिक कक्षा है। तो अब आप उसमें से सबसे बेस्ट क्रियाकलाप कौन सा होगा कि अपनी भाषा में 5 शब्द बोलो। आप उसको लिमिट लगा रहे हैं कि बस 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा में 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा में 10 वाक्य लिखो। ये बताओ मुझे, ये लिमिट लगा रहे हैं आप, तो ये तो गलत हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा ऑप्शन पढ़ो, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। तो इन चारों ऑप्शन में ऊपर के तीनों से भी बेस्ट है ये डी ऑप्शन, कि आप बच्चे से कह रहे हैं कि तुम अपनी भाषा में कहानी सुनाओ। अब कोई लिमिटेशन नहीं है, अब बच्चा जो है वो अपनी भाषा में कहानी सुनाएगा
तो वो बहुत बेहतर। अब आप कहो कि 5 शब्द सुना दो, बस 5 शब्द बोल दो, लिख दो, 10 वाक्य बना दो, तो ये तो नहीं हो सकता ना। आपने कहा कहानी सुनाओ अपनी भाषा में, देखो फिर बच्चा कैसे अपनी भाषा में सुनाता है उसको, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अधिगम कौन सा है। मिश्रित अधिगम, है ना, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। तो मिश्रित अधिगम कौन सा होगा इसमें से, व्याकरण अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण होगा, भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का योग होगा, एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना होगा, या फिर पारंपरिक अधिगम, है ना, और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण होगा। अब पारंपरिक अधिगम क्या है बेटा, आप क्लास में गए, आप बैठ गए, टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, है ना, आपने समझना शुरू कर दिया, टीचर ने बोर्ड पर चौक से लिखना शुरू कर दिया, जैसे हम जाते हैं, तो ये तो पारंपरिक अधिगम हो गया। ऐसे ही होता है ना, बच्चा स्कूल जाता है, वहां सीखता है। लेकिन ऑनलाइन उपागम, अब ऑनलाइन क्या है, जैसे कि आप घर पे बैठे हुए हैं और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, तो इन दोनों का मिश्रण हो गया। मिश्रित अधिगम कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है ना। अब मूल्यांकन आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, है ना, और एक होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन, है ना। तो मतलब ये है फॉर्मेटिव और दूसरा होता है आपका सम्मेटिव, है ना। तो अब इसमें बताइए कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, परिवर्तन से संबंधित नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। अब आप बताइए कि जो आपका फॉर्मेटिव जो है, ये रचनात्मक मूल्यांकन है जो आपका, ये क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। अब आपको ये देखना है कि आपने बच्चे को क्लास में पढ़ाया, ठीक है, अब पढ़ाने के बाद आपने उससे तुरंत ही कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, और जो चीजें उसे समझ में नहीं आई हैं तो आप उसको दोबारा बताएंगे या कोई और मेथड आप यूज करेंगे। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, आपने पढ़ाया और उसके तुरंत बाद ही आप उसके बच्चे का असेसमेंट कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें जो बच्चे के अधिगम में जो हो रहा है विकास और ये सुधार से संबंधित है। अब जो चीजें सही नहीं है उनको क्या किया जाए, उनको सुधारा जाएगा, है ना। और जो समेटिव असेसमेंट होता है ये साल के लास्ट में होता है, बिल्कुल, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों द्वारा उंगलियों से रेत से भरी ट्रे में वर्णमाला के अक्षर लिखना, रंग भरना, क्रेयॉन्स से चित्र बनाना, इस प्रकार की गतिविधियों का उद्देश्य क्या है, आप बताइए। क्रीडा में परिवेश को बढ़ावा देना, साफ सफाई से काम करना सिखाना, विद्यार्थियों के सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना, डी ऑप्शन है घर के अलगाव से उनका ध्यान हटाना। तो जो ये आपका रेत से भरी ट्रे में बच्चा वर्णमाला के अक्षर लिख रहा है बेटा, तो ये क्या है, विद्यार्थियों के सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कि लिखना हो गया आपका, पेंटिंग करना हो गया, है ना, बटन लगाना हो गया, मटर के दाने निकालना, है ना, और सुई में धागा डालना, और धागे में मन के पिरोना, ये सारी चीजें आपकी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण होती हैं। जो आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है उसके उदाहरण क्या है, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, गेंद फेंकना, ये सब किसके उदाहरण है, स्थूल गत्यात्मक कौशल के। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि वो वर्णमाला के अक्षर लिख रहा है, रंग भर रहा है, क्रेयॉन्स से चित्र बना रहा है ना। तो ये सारी जो एक्टिविटी है बेटा, ये किससे संबंधित है, आपके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल से। तो इससे क्या होगा, आपका जो विद्यार्थियों का सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल इससे मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं। अब किस तरीके की ध्वनियां, जैसे बा बा दा दा दा, तो ये क्या है, बैबलिंग, है ना, बबलाना। तो किलकारी करने की अवस्था नहीं होगी, एक शब्दी नहीं होगी, टेलीग्राफिक नहीं होगी, क्या होगी, बबलाने की अवस्था, बैबलिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे
को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, यह किसका लक्षण हो सकता है? अब जब बच्चों को भाषा को पढ़ने में कठिनाई हो रही है ना, तो पठन संबंधी विकार क्या है आपका, है ना? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? गणना में अक्षमता है, लिखने में अक्षमता है, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता है, या फिर पढ़ने में अक्षमता है। तो जब पठन संबंधी विकार है ना, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, समझने में कठिनाई, तो क्या है? पठन में अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो वो उसे क्या कहेंगे हम? पढ़ने में अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। दूसरा, एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। तीसरा, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं। डी, शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे सुने। तो एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बेटा? कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर उनका मंचन हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 2 का बालक बेझिझक अपने घर, अपने खिलौने और खेलने के ढंग की बातों को आपसे बताता है। तो पहला ऑप्शन, आप बालक के आत्मविश्वास को महत्व देते हुए बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन कर लेते हो। दूसरा, उच्चारण की शुद्धता को महत्व देते हुए बालक का मूल्यांकन करते हो। तीसरा, आकलन की मानक विधि न होने के कारण उसकी बातों को हंसी में टाल देंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना? डी ऑप्शन क्या है? आप बालक को स्कूल में घर की बात ना करने के निर्देश देंगे। हम ये भी नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, ये क्या है? उच्चारण की शुद्धता। अब एक बात बताइए मुझे, सेकंड क्लास का बच्चा है ना? तो जब वो कुछ आपसे बता रहा है, अपने घर की बातों को बता रहे, तो क्या आप उसमें उच्चारण की शुद्धता को महत्व देंगे? नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है ना? उच्चारण की शुद्धता को महत्व नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा कि आप बालक के आत्मविश्वास को महत्व देते हुए बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करेंगे, है ना? उच्चारण की शुद्धता पर हम ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया। तीसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री। और डी ऑप्शन है बाल साहित्य। तो देखो, बाल साहित्य और श्रव्य दृश्य सामग्री वैसे तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन इन सबसे भी बेस्ट क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा जितने ज्यादा लोगों से संपर्क करेगा, जितने ज्यादा लोगों से वो बातचीत करेगा, उतना ही अच्छा उसका भाषा विकास होता चला जाएगा। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, है ना? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है कि वह पहला, पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करे। दूसरा, पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। तीसरा, पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोगों को महत्व दे। तो आप बताइए, ये जो यहाँ पे ये लाइन आई है ना, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे, है ना? तो ये तो हमेशा ही सही होती है। तो ये देखो, आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर। ये जो विविध संदर्भ आया ना बेटा, आपको यहाँ से ना इस क्वेश्चन के आंसर का एकदम से पता चल जाना चाहिए था कि विविध संदर्भों में भाषा के प्रयोग को महत्व दे, है ना? आगे बढ़ेंगे हम। बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं, वयस्क की मदद से सस्वर पठन करते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान बहुत अच्छे से तब कर पाते हैं, तब उन्हें समझ पाते हैं जब वो एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षा की मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है?
अब जो शिक्षा है, शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा आरंभ करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनमें और अधिक भाषाएं वो जोड़ते चले जाते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी अपने सभी विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं और आगे जाकर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी मातृभाषा एक भाषा के रूप में सीखते हैं और विद्यालय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। लास्ट है आपका शिक्षार्थी कक्षा 1 से ही अंग्रेजी सीखते हैं और विद्यालय के माध्यमिक स्तर से भारतीय भाषा माध्यम से अंग्रेजी माध्यम अपनाते हैं। अब आप बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा कि जो बच्चे होते हैं वो मातृभाषा में विद्यालय शिक्षा को आरंभ करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उनमें और अधिक भाषाएं वो जोड़ते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे यहीं पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।